अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एक न्यू नावल लेकर आई हूँ जिसका नाम है तेरी तलब में, और इसकी राइटर हैं सविया खान। इधर आओ मेरे पास, मैंने कहा मेरे पास आओ। वो दहाड़ा था, वो नाज़ुक जान काँप रही थी। जिब्रान काज़मी का ये रूप उसके लिए नया था। 6 फुट से निकलता कद, चौड़ी मजबूत जिसामत, सुर्खी माय रंगत, मगरूर नकोश, काले बाल जो माथे पर बिखर कर उसे मज़ीद पुरकशिश बना रहे थे। क्लीन शेव पर गहरी मूछें उसके रोबो दबदबे में इजाफा कर रही थी। वो इस वक्त शराब के नशे में बेहाल था। आज उसने पहली बार इस घटिया चीज़ को हाथ लगाया था। उसने काली जीन्स पर काली ही शर्ट पहनी हुई थी जिसके अगले बटन खुले हुए थे, जिसकी वजह से उसका चौड़ा सीना नज़र आ रहा था। उसका ब्राउन कोट ज़मीन पर पड़ा था। खुद वो गुस्से से सामने खड़ी लड़की को घूर रहा था। सुनता नहीं तुम्हें? जब उसके सब्र की हद हुई तो वो खुद लंबे लंबे डाक भरता इसके सर पर पहुंच जाता और बेदर्दी से उसके बाल नोचकर उसका चेहरा अपने सामने करता। आ आ बेसाख्ता इसके लबों से करा निकली थी। काली पानियों भरी आंखें शहद रंग सुर्ख आंखों से टकराई थी। कुदरती खूबसूरत बड़े बड़े सुर्ख लब कपकपाए थे। छोटा सा नाक तकलीफ से सुर्ख हो गया था। जो जिब्रान उसके खूबसूरत नकोश में उलझता अपनी पकड़ सख्त कर जाता। छोड़े मुझे। आंसू अब आंखों से टूट कर गाल पर फिसल गए थे। जिब्रान की नज़र उसके चेहरे से फिसलती उसकी गर्दन पर जाती। सफ़ेद रंग की वजह से इसकी गर्दन की नीली रगें साफ नज़र आ रही थी। वो बिखरी हालत में दुपट्टे से बेनियाज नीले रंग के ढीले डाले सूट में उसके सामने थी। जिब्रान को अजीब से एहसास ने आ घेरा था। वो जो कल तक नफरत से इस पर नज़र डालना गवारा नहीं करता था, अब उसकी तरफ यूँ माइल हो रहा था। जिब्रान, मेरा कोई कसूर नहीं था। मुझे वो बोल रही थी जब जिब्रान ने झुककर उसकी गर्दन को लबों से छुआ था। वो कांप कर रह जाती। जिब्रान जिब्रान अपनी सुर्ख आंखों से उसे देखकर खामोश करवा देता। मेरा हक है तुम पर पाकीज़ा आफरीदी। जिब्रान की सरगोशी पर पाकीज़ा के दिल को कुछ हुआ था। आखिर सबके सामने तुम्हें तवाइफ बनाकर लाया हूँ। अल्फाज है या कोई सूर जो उसके कानों में फूंका गया था। वो एक बार फिर उसकी गर्दन पर झुका था। इस बार उसने बेदर्दी से उसकी गर्दन पर दांतों के दबाव डाला था। पाकीज़ा उसकी बेदर्दी पर सिसक भी नहीं सकी थी। अब वो उसकी शर्ट के उसके कंधों से खसका रहा था। दूर रहो जिब्रान काज़मी। पाकीज़ा पूरी जान से उसे धक्का देती चीखी थी। जिब्रान उसके धक्के से अपने मजबूत जिसामत में 2 कदमों के फासले पर पीछे बड़े सोफे पर जा गिरता है। पाकीज़ा की इस हरकत पर जिब्रान अपने जबड़े बेच लेता है। मैं तवाइफ नहीं, बीवी हूँ आपकी। निकाह किया है आपने मेरे साथ। पाकीज़ा में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी। वो जो कुछ देर पहले डर से कांप रही थी, अब वो उसके सामने गुस्से से तन कर खड़ी थी। वो अपने घूमते सर को संभालता हुआ सोफे की हथेली पर हाथ रख सीधा होता है। फिर पाकीज़ा को सर ता पैर देखता है। निकाह माई फुट, बाढ़ में गया निकाह। मैं नहीं मानता इस निकाह को। तुम खून बहा में आई एक तवाइफ हो, बस एक तवाइफ। इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मकाम नहीं। पाकीज़ा बेबसी से अपने लब बेच लेती है। आंसू अभी भी उसकी आंखों से बह रहे थे। उसके आंसू देखकर जिब्रान के लबों पर जानदार मुस्कुराहट आ जाती है। तुम्हारे आंसू मेरे दिल को सुकून दे रहे हैं पाकीज़ा आफरीदी। तुम्हारे भाई के हर अमाल का तुम हिसाब दोगी। जितनी तकलीफ़ मेरी बहन ने बर्दाश्त की, इससे दुगनी तकलीफ़ मैं तुम्हें दूंगा। सुना तुमने? उसके लफ्ज़ों में कांच की सी किरचियाँ थी। पाकीज़ा जानती थी इसमें सरासर इसके भाई का कसूर था, जिसका अंजाम वो भुगत रही थी। तुमने मुझे खुद से दूर किया है ना पाकीज़ा अफरीदी। अब खुद आओ मेरे पास और मेरी गोद में बैठो। वो एक एक लफ्ज़ चुबाकर बोलता। पाकीज़ा अपना खुश्क हल्क तर करती। पाकीज़ा अफरीदी, मुझे मेरी बात दूसरी बार दोहराने की आदत नहीं है। ये वही इंसान था जिसकी एक मुस्कुराहट पर वो अपना दिल हार गई थी, मगर अब वो कितना बदल गया था, बिल्कुल बेहिस। पाकीज़ा बेबसी से अपने लब काटती नीचे कारपेट को देखने लग जाती है। जिब्रान के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वो अभी भी वहीं खड़ी थी। जिब्रान किसी ख्याल के तहत गहरा मुस्कुराता है, फिर साथ पड़े टेबल से अपना फ़ोन उठाता है। खटकने की आवाज़ पर वो अपना सर उठाती है तो जिब्रान को मुस्कुराता देखकर जिब्रान हैरान हो जाती है। अब वो किसी को कॉल मिलाकर फ़ोन कान से लगा गया था। हेलो, हाँ रामिश, कैसे हो? अच्छा, तुम लोगों के लिए मेरे पास एक सरप्राइज़ है।
जिब्रान पाकिज़ा को सरता पैर देकर कहता है। पाकिज़ा को इसकी बात समझने में देर नहीं लगी थी। वो बेयकीनी से नफ़ी में सारे हिलाती 2 कदम पीछे लेती है। ये इंसान कितना गिरा हुआ था वो सोच भी नहीं सकती थी। जिब्रान उसकी इस हरकत पर उंगली के इशारे से उसे अपने पास आने का कहता है। बताता हूँ, पहले मुझे कुछ कंफर्म करने दो, फिर मैं तुम्हें वापस कॉल करता हूँ। वो कहते साथ ही फ़ोन काट देता है। फिर गहरी नज़रों से पाकीज़ा को देखता है। हाँ तो पाकीज़ा अफरीदी में या वो 4 आप कैसे? वो मुश्किल बोली थी। मेरे पास आओ। या फिर वो फ़ोन लहरा कर कहता, जिस पर वो मरती क्या ना करती कि मुसद्दिक अपने कदम आगे बढ़ाती है। इसके कदमों में वाज़िह तौर पर लरज़श थी। उसे अपने पास आता देखकर जिब्रान के लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ जाती है। वो इसके पास पहुंचकर मज़ीद सर झुका लेती है। जिब्रान उसे एक झटके में खींचकर अपने ऊपर गिरा लेता है। इससे पहले वो कुछ समझती या खुद को संभालती वो इसके लबों पर झुका था। ये सब अचानक होता हुआ था। उसके लम्स में शिद्दत थी। वो एक हाथ से इसकी कमर के गिर्द घेरा बनाता, दूसरे से इसके बाल जड़ों से जकड़ लेता है। वो बेचारी चाहकर भी इस जालिम के शिकंजे से निकल नहीं सकती थी। पाकीज़ा की उखड़ती सांसों का ख्याल करके इसने इसके लबों को आज़ादी बख्शी थी। अब वो इसके चेहरे को करीब से देख रहा था। रो रो कर इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। उसकी काली आंखें भी सूज गई थी। उसकी शिद्दत पर उसके सुर्ख लब खून छलकाने की हद तक सुर्ख लग रहे थे, जिन्हें वो हल्का सा वाक़ई अपनी सांस संभाल कर रही थी। जिब्रान की आंखों की सुर्खी अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। वो उसके बालों से हाथ हटाकर इसके चेहरे पर फेरता, फिर उसके भीगे लबों को अपने अंगूठे से सहलाता। पाकीज़ा गहरी सांसों के साथ अपनी आंखें मीच लेती है। वो अभी भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसकी कमर पर अभी भी उसके बाजू का तंग एसार था। जिब्रान जो सिर्फ उसे सजा देने के लिए इसके लबों पर झुका था, अब वो दोबारा उसका दिल यही गुस्ताखी करने को चाह रहा था। वो ऐसा ना करता अगर वो हवासों में होता, मगर अब वो फिर उसके लबों पर झुका था। अब की बार उसके लम्स में नरमी थी, जैसे वो उसे महसूस कर रहा हो। पाकीज़ा जो दोबारा तकलीफ़ का सोचकर आंखें मीच गई थी, अब इसकी नरमी पर चूक जाती है। इस बार वो जल्दी दूर हो गया था। अब वो अपनी आंखें खोलकर पाकीज़ा को देखता है, जो आहिस्ता से अपनी आंखें खो रही थी। दोनों की आंखें मिलती हैं। जिब्रान की आंखों में खुमार उतर आया था। वो पाकीज़ा की कमर के गिर्द गिरा मज़ीद तंग कर लेता है। छोड़ें मुझे, प्लीज़ छोड़ें। जिब्रान इसके लबों पर अंगुली रखकर खामोश करवा देता है। पहले मुझे मेरी तलब पूरी करने दो, वो इसके लबों को देखकर कह रहा था। पाकीज़ा की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो इसकी कुर्बत पर बेहाल हो रही थी। इससे पहले वो दोबारा इसके लबों पर झुकता, वो सख्ती से अपनी लब दबा जाती। जिब्रान इसकी इस हरकत पर हल्का सा मुस्कुराता है, फिर उसकी आंखों में देखकर इसकी ठोड़ी को लबों से छूता है। इसके लम्स पर एक बार फिर पाकीज़ा की सांस रुकी थी। वो उसकी ठोड़ी को छूकर अब उसकी गर्दन पर झुका था। जिब्रान के हर लम्स पर पाकीज़ा को आग का सा गुमान हो रहा था। उसकी मूँछों की चुभन उसकी जान निकाल रही थी। वो कांप कर रह जाती थी। जिब्रान उसकी अब की बार दोनों हाथों से उसकी कमर को जकड़ लेता है। तुम बीवी नहीं तवाइफ हो, बस एक तवाइफ, इससे बढ़कर तुम्हारा कोई मकाम नहीं। जो उसके लम्स में ना चाहते हुए भी खो रही थी, लेकिन इसके कुछ वक्त पहले के जुमले याद करके वो अजियत के साथ अपने दोनों हाथों की मदद से उसे खुद से दूर करती है। जिब्रान उसकी इस हरकत पर अपनी गिरफ्त से हल्की करके नागवारी से उसे देखता है। वो जल्दी से उसकी गोद से उठकर खड़ी हो जाती है। जिब्रान उसकी तरफ देखकर खड़ा होता और इसके कुछ भी समझने से पहले उसे बाहों में उठा लेता है। उसके कदम अपने बेड की तरफ थे। उसकी अगली कार्रवाई पर पाकीज़ा के 4 तपक रोशन हुए थे। वो मजम्मत करती इसे अपना आप छुड़वाने लग जाती है। जिब्रान काज़मी, छोड़े मुझे, मैंने कहा छोड़ें। जिब्रान उसे बेड पर चटकता, उसके लफ्ज़ मुंह में ही दबा जाते हैं। तुम खामोशी से इस वक्त सिर्फ मेरी तलब पूरी करो, वो उसे वार्न करता अब अपनी शर्ट उतार रहा था। या अल्लाह, मैं क्या करूं? मैं कैसे उनको रोकूं? ये तो वैसे भी शराब के नशे में हैं, वो दिल में कहती बेड की दूसरी साइड पर खिसक जाती है। जिब्रान अपनी शर्ट उतारकर अब बेड पर आया था। पाकीज़ा की दूर खिसकने की हरकत उसे सख्त नागवार गुजरी थी। वो गुस्से से उसका बाजू दबोचकर उसे अपनी तरफ खींच गया था। मुझसे दूर भागने की कोशिश मत करो पाकीज़ा, अब ये मुमकिन नहीं।
कहने के साथ ही वो उस पर झुकता उसकी कमर के गिर्द सख्त से आसार बना गया था। वरना मेरी दी हुई सज़ा तुम्हारी नाजुक जान बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। वो इसके कान की लोगों का लबों से छूकर सरगोशी से कहता, आपकी कुर्बत से बेहतर सज़ा है, मुझे वो कबूल है। पाकिज़ा इसके सीने पर दोनों हाथ टकाकर उसे खुद से दूर करती हिम्मत से बोली थी। उसके अल्फाज सुनकर पूरे कमरे में जबरान का जानदार कहका गूंजा था। ओ पाकिज़ा अफरीदी, ये नामुमकिन है। जबरान एक हाथ से उसके दोनों हाथ जकड़ लेता है, फिर दूसरे हाथ से इसके चेहरे पर आती उसके बालों की लटों को कांच के पीछे करता है। क्योंकि मेरी जान, तुम्हारी सज़ा भी मेरी बेइंतहा कुर्बत है। उसकी बात पर पाकिज़ा खुद में सिमटी थी, जबकि जबरान अब इस पर झुककर उसके लब कैद कर गया था। वो अपनी लम्स और शिद्दत से उसे खामोश करवा गया था। आहिस्ता आहिस्ता वो इस पर काबिज़ हो रहा था। पाकिज़ा अपनी गर्दन से उठती तकलीफ़ को आंखें मीच कर बर्दाश्त कर रही थी। वो समझ गई थी अब उसे तवाइफ के दर्जे पर फायज होने से कोई नहीं बचा सकता था। अगर वो बीवी मानकर अपने हकूक़ मांगता तो वो दे देती, पर वो इससे निकाह करने के बाद भी उसे अपने घर तवाइफ की हैसियत से लाया था। उसके लबों ने एक बार फिर अल्लाह को पुकारा था। वो कैसी बदनसीब लड़की थी जो अपनी मोहब्बत के हाथों रुसवा होती अपनों के लिए बेगुनाहों की सज़ा अपने किए गए गुनाहों की सज़ा भुगत रही थी। अचानक जबरान की पकड़ इस पर हल्की हुई थी। वो किसी एहसास के तहत इसके बारी चौड़े वजूद को खुद से दूर गिरती। जैसे ही उसका रुख सीधा होता, पाकिज़ा बेसाख्ता ही सुकून का सांस भरती है, क्योंकि वो सो चुका था। वो तशक्कर से दिल में अल्लाह का शुक्र अदा करती है, फिर उसके पास से उठ जाती है। ज़ोहान भाई, कहाँ हैं आप? अम्मा साईं आपको मेहंदी की रस्म के लिए बुला रही हैं। वो काले रंग के सितारे वाले शरारे और शर्ट में थी। गले में उसने पीले रंग का शीशों वाला दुपट्टा लिया हुआ था। हाथों में मोतियों और गुलाबों के गजरे थे, जबकि माथे और कानों में भी मोतियों और गुलाब की ज्वेलरी थी। काले बाल खोले थे जिनको स्टेप कटिंग में काटा गया था। उसका चेहरा मेकअप से पाक था। वो सादगी में भी खूबसूरत लग रही थी। ज़ोहान भाई, वो दोबारा पुकारती तो ज़ोहान कमरे को दरवाज़ा खोलकर बाहर आ जाता है। क्या मसला है पाकिज़ा? क्यों सर खा रही हो? नीचे आ रहा था मैं। वो बाहर आते ही पाकिज़ा पर चढ़ दौड़ा था। पाकिज़ा की आंखें डबडबा जाती हैं। आज के दिन उसने भाई की डांट का तस्वर भी नहीं किया था। सॉरी भाई, मैं बस अम्मा साईं के बकवास बंद करो और जाओ यहाँ से, मैं आ रहा हूँ। ज़ोहान इसकी बात से बीच में काट कर उसे यहाँ से जाने का कहता है, जिस पर वो चेहरा झुकाकर वापस बाहर की तरफ चल पड़ती है। चौधरी शहजाद अफरीदी की दो औलादें थीं, ज़ोहान अफरीदी और पाकिज़ा अफरीदी। उनको अपने बेटे से बहुत प्यार था। वो जान वारते थे उस पर, लेकिन बेटी को वो पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि बेटियां हमेशा घर में बदनामी लेकर आती हैं। बहुत कोशिश के बावजूद भी उनकी बीवी उनकी ये सोच नहीं बदल पाई थी। घर में पाकिज़ा को सिर्फ उसकी अम्मा साईं ही प्यार करती थी, वरना बाकी सब तो सिर्फ डांटते ही थे। ज़ोहान की शादी दूसरे इलाके के चौधरी रहमान काजी की बेटी के साथ हो रही थी, अरूसा काज़मी। उनकी भी दो औलादें थीं, अरूसा काज़मी और जिब्रान काज़मी। चौधरी रहमान काज़मी अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उनके बच्चे छोटे थे जब उनकी बीवी का इंतकाल हो गया था, इसलिए वो खुद ही अपने बच्चों को माँ और बाप दोनों का प्यार देते थे। जिब्रान काज़मी बिल्कुल अपने बाप की शबीह था, जबकि अरूसा काज़मी अपनी माँ की तरह सांवली मगर खूबसूरत नकोश की मालिक थी। ज़ोहान को अरूसा के सांवले रंग की वजह से इस रिश्ते से इतराज़ था, जिस पर चौधरी शहजाद ने उसे ज़मीन जायदाद की लालच पर बहुत मुश्किल से मनाया था, क्योंकि चौधरी रहमान काज़मी चौधरी शहजाद अफरीदी से ज़्यादा अमीर थे। चौधरी शहजाद अफरीदी ने उनकी सांवली बेटी का रिश्ता भी सिर्फ ज़मीन जायदाद की वजह से ही मांगा था। आज ज़ोहान की मेहंदी थी, जिस पर पूरे इलाके के लोग उनकी हवेली में इकट्ठे थे। वो उदास चेहरे के साथ अपनी माँ साईं के पास आकर खड़ी हो जाती है। अम्मा साईं जो मेहमानों से बातें कर रही थी, पाकिज़ा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी तरफ मुतवज्जो होती हैं। क्या हुआ पाकिज़ा? उनके पूछने पर वो अपनी डबडबाई आंखें उठाकर उन्हें देखती है, फिर जल्दी से मुस्कुरा देती है। कुछ नहीं अम्मा साईं, आंख में कुछ चला गया था बस। वो भाई आ रहे हैं, मैंने उन्हें आपका पैगाम दे दिया था। वो नम आंखों से मुस्कुराकर कह रही थी। उसकी इस मासूमियत पर अरोज बेगम का दिल किया सामने खड़ी अपनी नाजुक जान बेटी को अपने दिल में कहीं छुपा ले कि फिर उसे कोई दुख ना देखने को मिले। बचपन से ही उसने खुद पर नफरत झेली थी, कभी बाप और कभी भाई की। सिर्फ अम्मा साईं ही थी जो उससे प्यार करती थी। वो बेचारी तो अपना कसूर भी नहीं जानती थी, पर अरोज बेगम क्या बताती कि उसका कसूर ही बेटी पैदा होना था। कुछ देर बाद ये ज़ोहान आ गया था, फिर मेहंदी की रस्म शुरू हो गई थी।
सब लोग जोहान को मेहंदी लगा रहे थे। पाकिज़ा अपनी दोस्त नायला के साथ एक साइड पर मेहमानों की तरह बैठी हुई थी। नायला स्टेज से नज़र हटाकर पाकिज़ा को देखती है, जो रात की तारीकी में अपना सादगी के बावजूद अपनी चाँद की मानित चमक रही थी। पाकिज़ा, तुम भी जाओ, अपने भाई को मेहंदी लगाओ, आखिर वो तुम्हारा इकलौता भाई है। नायला की बार-बार पाकिज़ा किसी सोच से निकलकर उसे देखती है। सुनो लड़की, तुम आज के दिन अपनी मनहूस साई को मेरे बेटे से दूर रखना और ख़ास करके अपने हाथों से मेरे बेटे की शुगन की मेहंदी को मत छूना। पाकिज़ा को आज सुबह की अपने बाबा साईं की बात याद आती है, जिसे याद करके उसकी आंखें निम हो जाती हैं। नहीं, असल में मुझे मेहंदी से एलर्जी है, इसलिए मैं भाई को मेहंदी नहीं लगा सकती। वो हंसकर कहती है, जिस पर नायला भी हंसकर सर झटकती है। वो बचपन से पाकिज़ा की अच्छी दोस्त थी। पाकिज़ा के ना बताने पर भी वो सब जान लेती थी, फिर भी उसकी झूठी मुस्कान का भरम रख लेती थी। आज बारात थी, सब लोग बारात के लिए तैयार थे। चौधरी सज्जाद अफरीदी अपनी बेगम के साथ खड़े थे। आज अपनी बेटी को भी बुला लेना, हमारे साथ गाड़ी में जाएगी। चौधरी साहब की बात सुनकर अरूज बेगम हैरत और बेचैनी से उन्हें देखती हैं। क्या आप सच कह रही हैं? मेरा मतलब, आपने कहा था कि पाकिज़ा साथ नहीं जाएगी। हाँ, कहा था, पर अब मजबूरी है। सब जानते हैं ये मनहूस मेरी बेटी है, इसलिए उसका वहाँ होना ज़रूरी है। उनकी बात पर अरूज बेगम को अफसोस हुआ था। ऐसे मत कहा करें साईं, वो आपकी बेटी है। अपनी बेगम की बात पर वो दांत बेच लेते। यही तो दुख है। मैं तो इसी वक्त इस बदनामी को मार देता जिस दिन मुझे पता चला कि मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, लेकिन फिर तुम पर तरस खाकर मैंने ऐसे उसे ज़िंदा रहने दिया। चौधरी साहब की बात पर उन्हें 20 साल पहले का वो दिन याद आया जब पाकिज़ा पैदा हुई थी। चौधरी साहब, खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दें। मैं ऐसे उसे छुपा लूँगी, कभी आपके सामने नहीं लाऊँगी। खुदारा मेरी बच्ची छोड़ दें, उसकी जान बख्श दें। ये मेरे जुड़े हाथ देखें चौधरी साहब, मैंने कभी आपसे कुछ नहीं मांगा, आज मांग रही हूँ, मेरी बच्ची मुझे दे दें। वो उनके सामने गड़गड़ा रही थी। चौधरी साहब जबड़े बेचे, कभी अपनी बीवी को देखते और कभी अपने हाथों में उठाई गुलाबी गुड़िया को, वो जो अपनी काली मोटी मोटी आंखों से उन्हें देख रही थी। उस बच्ची की आंखों में ना जाने ऐसा क्या था कि उनका दिल कुछ पल के लिए नरम पड़ा था, लेकिन फिर वो अपना सर झटक कर नफरत से उसे अरूज बेगम को थमा देते हैं। वो अपनी बच्ची को पाते ही अपने सीने से लगा गई थी। वो अपने आंसू साफ करती पाकिज़ा के कमरे के कदम बढ़ा लेती है। दरवाजे पर पहुंचकर वो गहरा सांस भरती, फिर अपने मुंह पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाकर दरवाज़ा खोलती हैं। वो सफ़ेद रंग की शलवार कमीज़ में औंधे मुंह बेड पर लेटी हुई थी। अरूज बेगम दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देखती, जिस पर पाकिज़ा अड़बड़ाकर सीधी होती बेड से खड़ी हो जाती हैं। फिर अपनी अम्मा साईं को देखकर सुकून का सांस लेती हैं। अम्मा साईं, आप यहाँ। वो अब अपना दुपट्टा सेट कर लेती हैं। पाँव अपनी माँ की तरफ कदम बढ़ा रही थी। अरूज बेगम की बेसाख्ता नज़र इसके गुलाबी पैरों पर जाती है। जिस पैर पर वज़न डालकर वो कदम उठाती थी, वो पाँव कुछ पल के लिए सफ़ेद हो जाता था, फिर जैसे ही वो उठाती थी वो फिर से गुलाबी हो जाता। वो अपनी बेटी के नाजुक सरापे को देखती हुई अब उसका चेहरा देखती ही वो हल्का सा मुस्कुरा रही थी। गाल मामूल की तरह सुर्ख थे और लबों का रंग खून छलकाता सुर्ख था। वो सादगी में भी बहुत खूबसूरत थी, पर उसका नसीब इस बात पर अरूज बेगम की आंखें निम हुई थी। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करना, उसे बेहद मोहब्बत करने वाला शौहर अता करना, जो उसकी तमाम एहसास कमतरी को ख़त्म कर दे और मलका बनाकर रखे। आमीन सुमा आमीन। अब वो उनके सामने परेशान से खड़ी पूछ रही थी। वो नफ़े में सर हिलाती उसका माथा चूम लेती हैं। कुछ नहीं पाकी, तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे बाबा साईं का हुक्म है कि तुम भी चलोगी। अम्मा साईं की बात पर उसका मुंह खुल जाता है बेचैनी से, फिर वो बेचैनी खिलखिलाहट में बदल जाती है। क्या वाकई अम्मा साईं? वो खुश होती उनके गले लग जाती। निकाह हो चुका था, बस अब रुखसती की तैयारी चल रही थी जब जोहान सबसे माजरत करता स्टेज से नीचे उतर आता है और वाशरूम्स वाली साइड पर आ जाता है। उसे मुसलसल कॉल आ रही थी। वो अपनी शेरवानी की जेब से फ़ोन निकालता तो सुकून का नाम जगमगा रहा था। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ फ़ोन उठा लेता है। आगे से कोई गुस्से से बरस रहा था। राहत, रिलैक्स यार रिलैक्स, ये शादी सिर्फ मैं बाबा साईं की वजह से कर रहा हूँ। सुकून तो मेरा तुम्हारे पास है यार, तुम्हारे अलावा मैं कैसे किसी के साथ खुश रह सकता हूँ। वो बड़ी दिक्कत से कह रहा था। आगे से कुछ कहा गया था।
कैसे आज मैं नहीं आ सकता यार, क्या समझा करो। नहीं नहीं, इस काली में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है यार। क्या काली? पीछे से भारी आवाज़ आई थी। वो घबराकर फ़ौरन से पलटा, जहाँ जिब्रान काज़मी अपनी वजाहत समेत खड़ा माथे पर बल डाले उसे देख रहा था। जोहान आफरीदी फ़ौरन से फ़ोन बंद करके वापस जेब में रखता है। वो काली शलवार कमीज़ की बात कर रहा था। मेरा मुलाजिम कल के लिए मेरी काली शलवार कमीज़ का कह रहा था, जिसमें मैंने उसे कहा कि मुझे काली में कोई इंटरेस्ट नहीं।